बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। मैं रात गए ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक जो इत्तलात आई हैं वो नामुकम्मल हैं। ईरानी सदर रईसी, वो अभी इब्राहिम रईसी, वो अभी तक लापता हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वजह ये बनी कि वो अज़रबैजान से वापस ईरान की जानिब जा रहे थे और उनके साथ दीगर हेलीकॉप्टर भी परवाज़ कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो ये ट्रैवल कर रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं। उनमें से एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर और कुछ और अहम लोग मौजूद थे, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। तो वो जो हेलीकॉप्टर है वो मिसिंग हो गया और उसने कोई हार्ड लैंडिंग की है। उसको हार्ड लैंडिंग भी कहते हैं, रफ़ लैंडिंग भी कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग भी कहते हैं। मौसम की वजह से, विजिबिलिटी के प्रॉब्लम की वजह से उसको ऐसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ इत्तलात ये आ रही हैं। पहले तो हेलीकॉप्टर का पता नहीं चल रहा था, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी पैनिक था पूरे ईरान के अंदर और दुनिया भर में। और उसके बाद जो है वो कम से कम ये डिटेक्ट हो गया कि हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है। हेलीकॉप्टर जो है वो ढूंढ लिया गया है, ये पता चल गया है और बहुत सारी टीमें रवाना कर दी गई हैं। 14 टीमें ईरान ने भेजी हैं। उसके अलावा तुर्की ने फौरी तौर पे एक टीम रवाना की है। कुछ और ममालिक भी इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए अपनी पेशकश कर चुके हैं और ईरानी सदर को बाहिफाजत ढूंढने का काम इस वक्त जारी है। देखिए, ईरानी सदर वो शख्सियत है, इस खत्ते की उन शख्सियात में से एक है जिनकी सिक्योरिटी के बड़े सीरियस कंसर्न्स और इश्यूज़ हैं। उनके कुछ मुल्कों के साथ मसाइल भी हैं, यानी जो मगरब की ईरान के बारे में सोच है, अमेरिका की ईरान के बारे में सोच है, जो पाबंदियां हैं, फिर जिस तरह इसराइल के साथ उनका एक पंगा चल रहा है, कुछ मगरबी ममालिक के साथ उनके हालात ठीक नहीं रहते। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत है ईरानी सदर। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो दीगर हेलीकॉप्टर के साथ प्रवास कर रहा था। उन्हीं के हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया या उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और उसके बाद एक जो हौसला अफजा इतला आई अब तक मीडिया के मुताबिक वो ये है कि 2 मरतबा राब्ता ज़रूर हुआ है उन लोगों में से जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो ये एक हौसला अफजा बात है। खुदा न खास्ता अगर ये कोई खौफनाक और बड़ा हादसा होता तो राब्ता ना हो पाता उन लोगों से जो लोग ईरानी सदर के साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। लेकिन राब्ता हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ईरानी सदर को बाहिफाजत वापस तेहरान पहुंचाने का जो काम है या महफूज मकाम पर पहुंचाने का जो काम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ईरान के लिए और पूरे खित्ते के लिए। रीज़न ये है कि इस वक्त उनके साथ उस लेवल की सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी क्योंकि एमरजेंसी लैंडिंग है। और एमरजेंसी लैंडिंग में आप जहाँ पे भी हेलीकॉप्टर उतारते हैं उस जगह के हालात जो हैं वो जिस तरह के है उस तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है। और फिर ईरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ईरानी सदर जो हैं उनका बाहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंच जाना ये इस वक्त सबकी प्रायोरिटी है। 14 टीमें ईरान ने रवाना की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ईरानी सदर का पता चल जाएगा। और अगर अभी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी भी तो मेरे ख्याल में जल्दी शेयर नहीं की जाएगी। शायद ईरानी हुकाम भी ये चाहेंगे कि ईरानी सदर अगर मिल भी गए हैं और वो मौजूद भी हैं तो उनकी हालत से मुताल्लिक और उनकी मूवमेंट से मुताल्लिक तब तक आगाह ना किया जाए जब तक कि वो खुद किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल ना कर दिए जाएं। और यही एक पॉलिसी हो सकती है उनकी फर्दर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। पाकिस्तानियों के साथ साथ यानी पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से मेरी भी दुआ है और तमाम ममालिक के लोग दुआ कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक के लोग ख़ास तौर पे, कि ईरानी सदर और उनके साथ मौजूद जो दीगर लोग हैं हेलीकॉप्टर में, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। हेलीकॉप्टर मिल गया है, अमले से 2 मरतबा राब्ता हुआ है, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दी गई। किसी भी वक्त ये कन्फर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हो उस वक्त तक कन्फर्मेशन आ जाए। अब आ जाए नाजरीन वो इशू जो पाकिस्तान को जिसने हिलाकर रख दिया पिछले 2 दिनों में, कि पाकिस्तानी तलबा के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ किर्गिस्तान में। कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी हुए, कुछ के दरवाजे पीटे गए। यानी ये अटैक हरासमेंट इसको कहा जा सकता है। यानी टॉर्चर जो किया गया वो 2 दर्जन तलबा हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजर्ड हुए हैं। कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ इससे कम भी हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारा तालिब इल्म शहीद नहीं हुआ। तालिबात को और तलबा को जो हरासा किया गया है ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। वो अपने मुल्क से दूर, बहुत दूर एक और मुल्क में है और वहाँ पे जो जत्थे हैं वो इकट्ठे होकर आते हैं, पुरतशद्दुद हुजूम आता है और वो उनके दरवाजे पीटता है और उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ख़वातीन को और जो वहाँ पे नौजवान मौजूद हैं उनको हरासा किया जाता है। तो ये आज खुद एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। कोई भी शख्स अपने बच्चे को उनकी जगह पे रख के देखे तो फिर दिल के हालात पता चलते हैं कि एक्चुअली वो लोग किस कर्ब से गुजरे हैं और उनके प्यारे पाकिस्तान में किस कर्ब से गुजरे हैं।
एक तरफ तो हुकूमत बार बार एक बात कहती है, यानी झूठ की भी कोई हद होती है कि जिन लोगों ने ये खबर दी या जिन लोगों ने इस मामले को उठाया उन लोगों को झूठा करार दे रही है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही है और उनको टारगेट कर रही है हुकूमत की हुआ ही कुछ नहीं, आपने एवी बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। एक तरफ तो ये वाला झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ एक और बात करते हैं। यानी वज़ीर इत्तलाआत ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए ही नहीं इस मसले की वजह से। यानी हद होती है, एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम खुसूसी परवाज़ें भेजेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आने वाले तलबा को आपका वज़ीर दाखिला एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करता है। एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप अनाउंस करते हैं कि आपका वज़ीर खारजा जाएगा और बाद में आप उससे भी मुकर जाते हैं। तो एक तरफ आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तमाम इक़दाम उठाएंगे। एक्चुअली वहां पे जो हुआ है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पे ये इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि ये तो इनकी वजह से हुआ है। छुपाने की कोशिश किस धंधे को की जा रही है वो पिछले वीलॉग में मैंने आपको कुछ तफसीलात बताई है और ये तफसीलात आने वाले दिनों में अभी और खुलेंगी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है, शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए नहीं, ये इतना बड़ा झूठ है वज़ीर इत्तलाआत का, इतना बड़ा झूठ है कि इसको अभी मैं साबित कर देता हूं कि ये झूठा है। उसकी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए नहीं तो पहली रात जब तुलबा को मार पड़ रही थी शहबाज शरीफ का सारी रात कोई पोस्ट दिखा दे, कोई एक्शन दिखा दे। 24 घंटे वज़ीर आज़म ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं ना, कोई उन्होंने एक्शन लिया हो, कोई उन्होंने नोटिस लिया हो, कोई उन्होंने पोस्ट की हो, किसी जगह पे उन्होंने अहकामात जारी किए हो, पहली रात शहबाज शरीफ साहब सोते ही रहे हैं। पब्लिक चीखती रही, चिल्लाती रही, लोग सोशल मीडिया पे रोला डालते रहे, डिमांड करते रहे कि वज़ीर आज़म को जगाओ। और वज़ीर आज़म अगर जाग रहे होते और इसके लिए फिक्रमंद होते तो रात गए कोई उम्मीद तो दिलाते पाकिस्तानियों को। तो सारी रात गुजरने के बाद सुबह गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वज़ीर आज़म फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि एक मरतबा फिर खुशामद के अंदर वज़ीर इत्तलाआत ने झूठ बोला है। ये इत्तलाआत की वैसे नौकरी बड़ी मुश्किल होती है, यहाँ पे खुशामद ही करनी पड़ती है, झूठ ही बोलना पड़ता है ज़्यादातर। 2 जो है वो चीज़ें की गई हैं वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, बच्चे बेशक वापस चले जाएं, हालात ख़राब है तो वो ये कह रहे हैं ना कि बच्चे वापस चले जाएं। उसके बाद जो मकामी कम्युनिटी है वो गुडविल जेस्टर के तौर पे अब चीज़ें, मिठाइयाँ, बिस्किट, खाना पीना लेकर आ रहे हैं तलबा के लिए कि आप यहाँ पे रहें, ईजी हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरह के जेस्टर देने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि किर्गिस्तान को भी आइडिया हो गया है कि ये तलबा अगर यहाँ से जाएंगे तो इकॉनमी के अंदर से एक बड़ा शेयर निकलेगा। ये बहुत पैसा इकट्ठा होता है इन तलबा की वजह से, 70,000 के करीब तालिब इल्म है। तो वो पैसा अब वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि वो पैसा उनके हाथ से निकल जाए, तो अब वो अच्छा जेस्टर दे रहे हैं जो एक अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात भी ऑनलाइन होंगे, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से ज़्यादा दिलेरी दिखाई है क्योंकि जो बच्चे अभी पहुँचे हैं ना वो कह रहे हैं जी हम टिकट लेके आए हैं, हमारे साथ अगर थोड़ा बहुत कॉपरेशन किया है तो हमारी उस यूनिवर्सिटी ने या उस तालीमी इदारे ने किया है जिसमें हम तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत टिकट में हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है या कोऑपरेट किया है, या जो बच्चा नहीं खरीद सकता उसको कॉपरेशन दी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो ये कह रहे हैं अभी तक हमें कोई फ्री फ्लाइट नहीं दी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया बाकायदा वीडियो बना के, उन्होंने कहा जी बड़ी तशवीश है और अब हम शुरू करने लगे हैं फ़िज़ाई ऑपरेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक जहाज़ उनका जो है वो आ जाएगा, एक कल आएगा और इस तरह वो कह रहे हैं हम परवाज़ें लेकर आएंगे आज़रबाईजान से लेकर पाकिस्तान की तरफ, और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पहले आइए पहले पाइए। जो बच्चा अप्लाई करेगा उसको सबसे पहले हम जहाज़ में भर के पाकिस्तान पहुंचाएंगे ताकि उसके माँ बाप की आंखों को ठंडक मिले। तो ये अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा अहसन इकदाम है। नाज़रीन, पाकिस्तान में धांधली जो है उसका रोना रोते रोते इंडिया तक पहुंच गया है। केजरीवाल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। इस आदमी ने बड़ा ज़बरदस्त लीडर है, बड़ा एमर्जिंग किस्म का लीडर है और इसने इंडिया में जो किया सारा इंडिया इसकी तारीफ़ करता है, इवन पाकिस्तान में लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इसको भी गिरफ्तार किया गया था कुछ अर्सा पहले। उसने पाकिस्तान की मिसाल दी है और वो भी जानता है, पड़ोसी भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ गया। उसने कहा इमरान खान को पहले पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, मुकदमे बनाए गए, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। यानी वो भी गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है। अब ये जो एक रिपोर्ट आई थी ना पतन की, इसने तो सारा का सारा इलेक्शन का पोल खोल कर रख दिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इन्होंने जैसा ऑडिट किया है और यही 3 हलके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलने जा रहे हैं। वहां पे जो ट्रिब्यूनल जज हैं उनका नाम है तारिक महमूद जहांगीरी। उन्होंने पिछली पेशी के ऊपर हुक्म दिया था तीनों जीतने वाले उम्मीदवारों को, या जिनका जीत का नोटिफिकेशन जारी किया, एक्चुअली तो वो हार गए थे तीनों, और वो हारे भी तकरीबन बहुत लंबी लंबी लीड से, 50-50, 60-60 हज़ार से
وہ ہارے الیکشن، اور ان کو حکم دیا تھا کہ 20 تاریخ کو اپنے اپنے فارم 46 اور فارم 45 آپ نے لے کر آنے ہیں۔ اب جب فارم 45 وہ جمع کروائیں گے نا، تو اس کے بعد جب چیک کیا جائے گا کہ یہ والا فارم 45 کیسا ہے اور یہ والا فارم 45 کیسا ہے، کیونکہ دوسری جانب سے فارم 45 جمع کروائیں، 2 حلقوں میں تو الیکشن لڑا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، وہ بھی جمع کروائیں گے، جماعت اسلامی وہ بھی جمع کروائے گی، پیپلز پارٹی بھی جمع کروائے گی، پیپلز پارٹی تو ویسے پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی والے بھی جمع کروائیں گے۔ تو سارے امیدوار اپنے اپنے قومی اسمبلی کے فارم 45 جب جمع کروائیں گے اور ان کو جب کمپیئر کیا جائے گا پی ایم ایل این کے امیدواروں کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سیٹیں ٹکنی نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس، میاں صاحب بہت زیادہ مشکل میں آنے والے ہیں۔ نواز شریف کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کی حکومت میجورٹی کھونے کے بعد گر جائے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے، پھر نئے الیکشن میں جانا پڑے، وہ اپنی حکومت کو خود گرا دیں۔ عقل مندی اسی میں، اور دوبارہ پاکستان کو الیکشن میں لے جائیں، شاید ان کی مستقبل میں سیاست بچ جائے۔ لیکن اگر وہ باز نہ آئے اور اسی طرح وہ ایک مورے کے طور پہ کام کرتے رہے، تو میاں نواز شریف صاحب یاد رکھیں کہ سیاست ان کی نہیں، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی ختم ہو جائے گی۔ 4 چیلنج میاں نواز شریف صاحب کو مل گئے جب سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اتنا برا وقت چل رہا ہے نواز شریف کا، ڈیل کرنے کے بعد نا بندہ جب سے ڈیلر بنتا ہے نا، تو ڈیلر بننے کے بعد بندے کے برے ہی حالات چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، تقریباً 50-60 سال پاکستان میں ایسے گزرے کہ جو بھی ڈیلر بنتا تھا اس کی موجیں ہوتی تھی، اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی بات۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا ایک ایسا فینومینا ہے اور پاکستان کی یوتھ کو اتنی اویئرنس آ گئی ہے کہ جو بندہ بھی ڈیلر بنتا ہے نا، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اس ملک میں۔ 4 چیلنجز آگے۔ میاں صاحب نے ایک الزام لگایا ثاقب نثار صاحب پہ، انہوں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں، نکالو آڈیو لے کر آؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ثاقب نثار نے چیلنج کر دیا کہ نواز شریف صاحب لے کر آئے آڈیو۔ کہاں پہ میں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ جتوانا ہے، لے کر آنا ہے، اور نواز شریف کو اور مریم کو اندر رکھنا ہے؟ لے کر آؤ آڈیو، اب ثابت کرو، لاؤ اور ثابت کرو۔ تو نواز شریف صاحب وہاں چپ کر کے بیٹھ گئے، منہ پہ انگلی رکھ کے۔ دوسرا ان کو چیلنج کیا عرفان صدیقی صاحب نے۔ نواز شریف نے کہا مجھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ بنی گالہ کی سڑک بناؤ۔ عرفان صدیقی نے کہا عمران خان نے نہیں کہا تھا، عمران خان نے بالکل نہیں کہا تھا، بلکہ جب نواز شریف وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو بنوا دیتے ہیں۔ دوسرا جھوٹ۔ تیسرا چیلنج کیا جی مدر عباس صاحب نے، انہوں نے کہا میاں صاحب آپ خود نہیں گئے تھے عمران خان کو ملنے بنی گالہ، آپ کو اس وقت کے آرمی چیف نے بھیجا تھا، آپ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پورا سچ بولے، یہ بھی بتائیں آپ۔ اور اب طاہر القادری صاحب بھی فائنلی سامنے آ گئے۔ طاہر القادری صاحب نے بھی چیلنج کر دیا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ طاہر القادری صاحب لندن میں تھے، وہاں پہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف گئے اور ان لوگوں نے کوئی کھچڑی پکائی اور لندن پلان بنا۔ انہوں نے کہا جی ثابت کریں اب آپ۔ طاہر القادری صاحب بھی پیچھے پڑ گئے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز جو قانون بنا رہی ہے نا، یہ جو ٹک ٹاکڑے جو وہاں پہ قانون تیار کر رہی ہے مریم نواز کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر، جس کو ڈیفیمیشن کا لا کہتے ہیں، کہ جناب فٹافٹ فیصلہ ہو جائے گا، فٹافٹ کیس لگے گا اور 3 پیشیوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور پھر جرمانہ دینا پڑے گا۔ نواز شریف کو بہت جرمانہ دینا پڑے گا جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں۔ ایک ان کو جرمانہ دینا پڑے گا ثاقب نثار کو آڈیو والے معاملے پہ، ایک ان کو جرمانہ دینا پڑے گا عرفان صدیقی کو، ایک ان کو طاہر القادری کو بھی جرمانہ دینا پڑے گا کہ طاہر القادری کے خلاف اب وہ ثابت کرے کہ لندن پلان ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب تو اپنے ہی کیے میں بار بار پھنس جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، کسانوں کا جو لگاتار نقصان ہے اس سے یہ حکومت باز نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو گندم خرید رہی تھی اس کا بھی رستہ بند کر دیا، یعنی پہلے پنجاب کے کسانوں کو مارا ایسے کہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی کہ جی کسانوں سے ہم نے نہیں لینی۔ کسانوں کو ایک ریٹ دیا، کہا جی ہم آپ سے خریدیں گے، کسان رکھ کے بیٹھ گئے، کہتے اب نہیں لیں گے۔ اچھا کسان نے تو بیچنی ہے بیچارے نے گندم، وہ جب مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہے، مارکیٹ میں جو آڑتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، وہ اس کو 3900 روپیہ دیتا نہیں ہے، اس کو 3000 روپے میں لیتا ہے ایوریج، تو اس کا بیچارے کا لگاتار کسان کا نقصان ہو رہا تھا۔ اتنے میں ان کو امید کی کرن یہ ملی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ ہم 3900 میں پنجاب کے کسان سے گندم خرید لیتے ہیں، تو پنجاب کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی ایک بارڈر بنا دیا اور گاڑیاں روک دی۔ بقول خیبر پختونخوا حکومت کے ان کو خریداری سے روکا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی کسان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے دینا، جتنا فائدہ کرنا ہے وہ مڈل مین کا، آڑتی کا اور تاجر کا کرنا ہے، کیونکہ تاجروں کی حکومت ہوتی ہے، نارملی پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ پیسہ کمائیں، کسان جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، کسان جو ہے وہ برباد ہو جائے بے شک، اور اسی پالیسی کے اوپر ان کے بڑے چلتے تھے، اسی پالیسی کے اوپر مریم نواز کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ ناظرین پہلے عمران خان کی تصویریں آئی تھی تو بڑی تھرتھلی مچ گئی تھی، پاکستان کے اندر بڑا رولا پڑ گیا تھا، انکوائریاں شروع ہو گئی تھی۔ اب ایک کلپ بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے، چھوٹا سا بالکل چند سیکنڈ کا، اور وہ بھی وائرل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے اس کو بنا لیا ہے
یا وہ اس وقت جینون بنا تھا، لیکن جو بھی ہے ایک مزیدار ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد سارا نظام جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی جس آدمی کی ایک تصویر دکھانے سے ڈرتے ہیں، دیکھیں میاں صاحب کو اب یہ بات سمجھنی پڑے گی. میاں نواز شریف صاحب سے میری گزارش ہے کہ میاں صاحب آپ غور کیجئے. آپ نے ڈیل کی، لوگ آپ کا ویسے ہی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. یعنی آپ جہاں پہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ وہاں ویورشپ دیکھ لیں، لوگ دیکھتے ہی نہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہی نہیں، آپ کو پسند ہی نہیں کرتے. اور دوسری طرف آپ کا ایک مخالف آدمی ہے، سیاست میں بھی آپ سے بہت جونیئر ہے، بہت بعد میں سیاست میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کی ایک تصویر آتی ہے اور کیسے پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، کیسے لوگ اس کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے میاں صاحب ایک لیڈر میں اور ایک ڈیلر میں. جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.